अभिनंदन रीना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हमें पता है आई चुकी है और इसके एग्जाम पर अभी मतलब बाजार है वो तेज है, सरगर्मियां बढ़ी हुई। एग्जाम की डेट है वो अक्टूबर बता रहे हैं, कोई दिसंबर बता रहे हैं, लेकिन अपन इसको अक्टूबर में ही मान करके चलेंगे। अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो एग्जाम है वो लगभग अक्टूबर में ही होने वाला है। तो आप लोग अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके रखिएगा, अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग तैयार करके रखिएगा साथियों, क्योंकि टाइम कितना भी हो हमें हमारा जो गोल है उसे अचीव करना है। अभी अपने अभिप्रेरणा का टॉपिक भी पढ़ा था, वो भी यही कॉन्सेप्ट हमें कहता है, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना जरूरी है। अभिप्रेरणा के आंतरिक और बाह्य स्रोत हैं। व्यक्ति अगर खुद को मोटिवेट रखता है तो वो ज्यादा जल्दी सक्सेस हो पाता। तो अपन बात कर रहे थे इस क्लास में मूलतः ख्याति की गणना पर। पार्टनरशिप अपन पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप में अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं, ख्याति की गणना अपन पढ़ रहे हैं। ख्याति की गणना अपन पढ़ रहे हैं। ख्याति की गणना के लिए अपन ने कौन कौन सी विधि पढ़ ली? नंबर एक अपन ने डिस्कस कर ली वर्षों की क्रय विधि। नंबर फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर ली वर्षों की क्रय विधि। नंबर सेकंड जो अपन डिस्कस कर चुके हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं लाभों की पूंजीकरण विधि। वर्षों की क्रय विधि, लाभों की पूंजीकरण विधि। नंबर तीन अपन डिस्कस कर चुके हैं क्रय प्रतिफल विधि। क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल विधि। इन विधियों को अपन लास्ट क्लास में साथियों डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे मूलतः जिस विधि को, उस विधि का नाम है हिडन गुडविल मेथड। छिपी हुई ख्याति की गणना के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में एक तो अपना टॉपिक क्या रहने वाला है? छिपी हुई ख्याति की गणना। छिपी हुई ख्याति की गणना को अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस छिपी हुई ख्याति को साथियों अपन अनुमानित ख्याति भी कहते हैं, एस्टिमेटेड गुडविल के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा नाम इसका मैं क्या बोल सकता हूं? अनुमानित ख्याति। अनुमानित ख्याति की गणना। और इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे साथियों? अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। कौन सी गुडविल? हिडन गुडविल। ऐसी गुडविल जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जो छिपी हुई होती है, जो हमें निकालनी पड़ती है साथियों पूंजी के अंतर से। यानी डिफरेंस ऑफ कैपिटल से जिस गुडविल को अपन ज्ञात करते हैं वो अपनी हिडन गुडविल कहलाती है। इसे इंग्लिश में मैं क्या नाम दूंगा? हिडन गुडविल। क्या नाम देंगे अपन इसको इंग्लिश में? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मेथड बोल सकता हूं। अगर आपको ध्यान में हो तो पिछली बार जो पेपर में प्रश्न पूछा गया था वो व्यक्तिगत ख्याति का था, किसी पर्सन विशेष की गुडविल पूछी गई थी और हिडन गुडविल के बेस पर ही अपन से वो प्रश्न पूछा गया था। तो हिडन गुडविल अपने आप में इंपॉर्टेंट मेथड है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी से प्रश्न आएगा।
लेकिन ये भी तो जरूरी नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं आएगा। तो हमारे लिए प्रत्येक मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है साथियों। तो हिडन गुडविल कहती क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखिएगा, हम यहां नए पार्टनर के एडमिशन को पढ़ रहे हैं, नए साझेदार के प्रवेश को पढ़ रहे हैं। कोई नया बंदा जब भी फर्म में आता है तो ये हम जानते हैं कि नया व्यक्ति जब फर्म में आएगा तो वो अपनी फर्म में दो अधिकार प्राप्त करेगा। एक तो वो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करेगा और एक वो फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पीछे की जो चीजें अपन ने पढ़ी है वो उनका भी अपन रिवीजन कर रहे हैं कि कोई नया पार्टनर, नया जो साझेदार है, नया जो साझेदार है वो फर्म में, नया साझेदार फर्म में दो अधिकारों के लिए आता है। यानी उसे फर्म में कितने अधिकार प्राप्त होते हैं, दो राइट्स प्राप्त होते हैं। बिजनेस में कोई व्यक्ति आता है तो कुछ न कुछ पाने के लिए आता है, उसे दो राइट्स बिजनेस में मिलते हैं। दो राइट्स कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। एक तो राइट होता है उसे फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का। किसमें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार बताइएगा, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। और दूसरा इसको राइट होता है भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा राइट क्या होता है, भावी लाभों में हिस्सा प्राप्ति का अधिकार। तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए देखिएगा, व्यक्ति को कुछ मिल रहा है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सीधी सी बात है, हमें अपने आराम को, रात की नींद को, दिन की जो अपने खाने पीने की जो डाइट है, इन सब को त्यागना पड़ेगा। यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये जो 2 4 6 महीने का जो कष्ट है, ये हमें एक अच्छी सुकून भरी भावी पूरी की पूरी जिंदगी दे सकता है और आपको एक मोहर, एक ठप्पा दे सकता है स्कूल लेक्चरर का, जो अपने आप में एक सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम है। साथियों, जब अपन अभिप्रेरणा पढ़ते हैं तो उसमें मास्लो की अपन अभिप्रेरणा की विधियां पढ़ते हैं, वहां भी अपन इसका जिक्र करते हैं कि व्यक्ति सिर्फ अपने शारीरिक और मतलब आर्थिक आवश्यकताओं के लिए नहीं पढ़ता, समाज में भी उसकी प्रसिद्धि के लिए भी वो कार्य करता है। बस वही अपन करेंगे। तो इस चीज को अपन उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए बताओ ये व्यक्ति किसके रूप में पैसा चुकाएगा, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार भुगतान करता है किस राशि का साथियों, पूंजी का। नया पार्टनर संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए किस रूप में भुगतान करेगा, पूंजी के रूप। और भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार भुगतान करता है, वो किसके रूप में करता है साथियों, ख्याति के रूप में करता है। अपन ख्याति की वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं, लेकिन ख्याति की वैल्यूएशन इस वाले मेथड में किसके माध्यम से होगी, कैपिटल के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी, कैपिटल के माध्यम से होगी। नया पार्टनर जो पूंजी लेके आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, नया पार्टनर जो पूंजी लेके आ रहा है, उस पूंजी से उसके हिस्से के आधार पर नई फर्म की अनुमानित पूंजी निकाली जाएगी, एस्टिमेटेड कैपिटल निकाली जाएगी। इसीलिए इस मेथड का नाम भी क्या है, इस मेथड का नाम भी अपन क्या बोलते हैं, अनुमानित पूंजी ख्याति की गणना, यानी एस्टिमेट के आधार पर अपन निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या स्टेप हमें करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, नए साझेदार की पूंजी के, नए साझेदार की पूंजी और हिस्से के आधार पर फर्म की या नई फर्म की अनुमानित पूंजी निकालेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसकी तुलना पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी प्लस नए साझेदार की पूंजी के योग से करेंगे। अंतर की राशि जो होगी, उस अंतर की राशि को अपन कहेंगे साथियों फर्म की गुडविल। उस अंतर की राशि को अपन कहेंगे फर्म की ख्याति। यही अपना कॉन्सेप्ट है। तो जो ख्याति निकलेगी वो ख्याति क्या कहलाएगी, हिडन गुडविल कहलाएगी, छिपी हुई ख्याति कहलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं। देखिएगा,
छिपी हुई ख्याति ज्ञात करने की प्रक्रिया। छिपी हुई ख्याति ज्ञात करने की प्रक्रिया। प्रोसीजर क्या है इसका, क्या कॉन्सेप्ट अपन काम में लेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। स्टेप है, पहला स्टेप देखो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, नए साझेदार की पूंजी व नए साझेदार की पूंजी व उसके फर्म में हिस्से के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी व उसके उसके फर्म के लाभों में हिस्से के आधार पर, हिस्से के आधार पर क्या निकालेंगे, फर्म की कुल अनुमानित पूंजी निकालेंगे। फर्म की कुल अनुमानित पूंजी ज्ञात करेंगे। नए पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयर दोनों के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल अनुमानित पूंजी एस्टिमेटेड कैपिटल की वैल्यूएशन करें। सेकंड स्टेप पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, अब पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी का मतलब क्या है, ए बी ओल्ड पार्टनर थे सी के आने से पहले, ए बी की जो कैपिटल है उस कैपिटल को लेंगे। अगर पुरानी बैलेंस शीट में किसी भी प्रकार के कोई रिजर्व दे रखे हैं, किसी भी प्रकार का कोई पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, उनको उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर बैलेंस शीट के असेट साइड में कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है, जैसे मैं बोल सकता हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैं एग्जांपल लूं तो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को उसमें से लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो अपनी नेट वैल्यू बचती है वही साथियों क्या कहलाएंगी, साझेदारों की, कौन से साझेदारों की, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी कहलाती है। तो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी निकालने का तरीका क्या है मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको अपने दिमाग में रखना है इस चीज को और पेपर में इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। एक तो पूंजी शेष प्लस अवितरित लाभ व संचय, ये तो जोड़ देंगे और इसमें से लेस क्या करेंगे साथियों, लेस कर देंगे अवितरित हानियां। और अवितरित हानियां हमें कहां मिलेगी, अवितरित हानियां हमें बैलेंस शीट के असेट साइड में मिलेगी। पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी में ये चीज शामिल कर ली, इसमें प्लस करेंगे अपन पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी व नए साझेदार की पूंजी का योग।
पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी व नए साझेदार की पूंजी का योग, इन दोनों का जो योग है वो अपन यहां रखेंगे और इस योग को इसमें से घटाएंगे। जो अपने पास डिफरेंस आएगा, जो अंतर आ जाएगा, वही साथियों क्या कहलाएगी? फर्म की छिपी हुई ख्याति कहलाएगी। वही फर्म की क्या कहलाएगी? वही फर्म की अंतर की जो राशि है वो फर्म की छिपी हुई, फर्म की छिपी हुई ख्याति कहलाती। क्लियर है? ये जो आंसर आएगा यही फर्म की हिडन गुडविल कहलाएगी। तो एक बार मेरे साथ इस फॉर्मूले को आप रिवाइज कीजिएगा। सबसे पहले नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर और उसके फर्म में हिस्से के आधार पर फर्म की अनुमानित पूंजी की गणना करेंगे। इसके बाद पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी व नए साझेदार की पूंजी का योग करके उसे इसमें से घटा देंगे। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस रह रहा है तो वो साथियों क्या हो जाएगी? फर्म की गुडविल हो जाती है, फर्म की ख्याति हो जाती है। क्लियर है? अब इस चीज को हम एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, किस टाइप का प्रश्न अपन को पेपर में पूछा जा सकता है। देखिएगा साथियों, एक प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न है ए व बी। प्रश्न को गौर से समझिएगा, इसके लैंग्वेज प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। ए व बी एक फर्म में साझेदार है। ए व बी एक फर्म में साझेदार है। ए व बी की पूंजी खातों के शेष हमें दे रखें। इनके पूंजी खातों के शेष क्रमशः 10,000 व 20,000। इनके पूंजी खातों के शेष, इनके पूंजी खातों के शेष क्रमशः 10,000 व 20,000 रुपए। यानी ए के कैपिटल का बैलेंस 10,000 है, बी के कैपिटल का बैलेंस 20,000। चिट्ठे में अवितरित संचय दे रखा है, वो अपन को 10,000 दे रखा है। यानी अवितरित संचय, अवितरित संचय का मतलब जो चीज बैलेंस शीट में नजर आ रही है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही है, रिजर्व वगैरह कुछ दे रखा हो। अवितरित संचय का बैलेंस हमें दे रखा है, रिजर्व का बैलेंस हमें दे रखा है, वो दे रखा है 10,000 रुपए का। कितने हजार का दे रखा है? 10,000। ये कैपिटल हो गई, ये इसका रिजर्व हो गया। अच्छा, और हमें क्या सूचना दे रखी है? फिर हमें दे रखा है कि सी को फर्म में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। नया पार्टनर फर्म में आ रहा है, मैं इसको पेन चेंज करके लिख रहा हूं। सी आ रहा है फर्म, सी को फर्म में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। क्लियर है? सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है और सी अपने प्रवेश पर अपनी पूंजी लेके आता है कितनी? 20,000। यानी सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, सी अपने 1/4 हिस्से के लिए पूंजी की राशि कितनी लेके आता है? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए यह किस रूप में लेके आता है? पूंजी के रूप। यानी सी पूंजी के रूप में कितने लेके आता है साथियों? 20,000 लेके आता है। ये प्रश्न है
और आपको प्रश्न में पूछा क्या है, मैं आपको एक स्टेप प्लस सिखा रहा हूं। यहाँ आपको प्रश्न में दो चीजें पूछी हैं, मैं दोनों चीजें आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात, एक तो फर्म में आपको पूछी है कि फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। फर्म की ख्याति, तो यहां फर्म की जो ख्याति निकलेगी, इस ख्याति को मैं छिपी हुई ख्याति कहूंगा। कौन सी ख्याति कहूंगा? छिपी हुई ख्याति। एक तो फर्म की ख्याति की गणना कीजिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात वह सी के हिस्से की ख्याति की गणना कीजिए। दो चीजें हमें पूछी हैं, एक तो फर्म की गुडविल बताओ और एक सी के हिस्से की गुडविल बताओ। फर्म की गुडविल और सी के हिस्से की ख्याति की गणना बतानी। क्लियर है? ये प्रश्न आपके सामने है, स्टेप मैंने आपको बता दिए। चलिए इस प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम बताओ क्या करेंगे, फटाफट बताओ मेरे साथ क्या करेंगे। सबसे पहला काम, नंबर फर्स्ट स्टेप किस चीज का है? सबसे पहले नया साझेदार कौन है? सी। सी के हिस्से व पूंजी के आधार पर, सी के हिस्से व पूंजी के आधार पर फर्म की क्या निकालेंगे साथियों? अनुमानित कुल पूंजी निकालेंगे या अनुमानित पूंजी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गौर से समझना इस बात को। यहां एक अपने लिए फैक्ट है, समझने लायक चीज है कि सी फर्म में प्रवेश ले रहा है 1/4 हिस्से के लिए। यानी कुल हिस्सा अगर फर्म का 4 है तो सी का हिस्सा उसमें से कितना है? 1 है। यही तो बात हुई। 1/4 का मतलब कुल हिस्सा अगर 4 है तो उसमें से ए का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा कितना है? 1 है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस हिस्से के लिए फर्म में कैपिटल लेके आ रहा है 20,000। यानी 20,000 बराबर है साथियों 1/4 के। 20,000 कितने हिस्से के बराबर है? 1/4 के हिस्से के बराबर है। मुझे फर्म की कुल पूंजी चाहिए। कुल पूंजी कैसे निकलेगी? जब इस चीज को मैं उल्टा कर दूंगा, क्योंकि कुल पूंजी का मतलब 4 है। तो 4 कैसे निकालेंगे अपन? देखो, यानी फर्म की पूंजी अपन कैसे निकालेंगे? फर्म की पूंजी ऐसे निकालेंगे कि सी की पूंजी 20,000 कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। फर्म की कुल कैपिटल कितनी? 4/1। मल्टीप्लाई मैं करूंगा 4/1 से, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 80,000। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 80,000 की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? फर्म की कुल कैपिटल 80,000 की होनी चाहिए। अब देखिएगा, हम ये पता करेंगे क्या वाकई में पुराने साझेदारों की समायोजित और नए साझेदार की पूंजी का योग 80,000 है या नहीं है। तो स्टेप नंबर बी में चलूंगा। यहां स्टेप नंबर बी क्या है? पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी व नए साझेदार की पूंजी का योग। अब इस चीज को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी का मतलब यह है कि ए और बी की कैपिटल आपको दे रखी थी साथियों। ए और बी की कैपिटल का बैलेंस दे रखा था। मैं सीधा लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। 10,000 प्लस बी की कैपिटल कितनी दे रखी थी? 20,000। ये तो इनके पूंजी खाते का शेष हो गया। इसमें मैं ऐड करता हूं, क्या ऐड करता हूं? अवितरित लाभ या हानि कुछ दे रखा है। तो एक अवितरित लाभ अपन को दे रखा था, वो दे रखा था आपको ध्यान में हो तो संचय 10,000 का। 10 प्लस 20 प्लस 10, ये पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी है। इसमें नए साझेदार की पूंजी को मैं जोड़ देता हूं, जो हमें ऊपर लिख रखी थी, यही है, कोई अलग नहीं है नए साझेदार की पूंजी।
कितनी है 20,000। तो कहने का मतलब इस पूंजी का योग इस पूंजी के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है, कुछ अंतर है, तो इसका मतलब अंतर की राशि क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। 10 + 20 30, 40 + 20 60,000। टोटल कितनी आ रही है बताओ, 60,000 टोटल अपने पास आ रही है। वो टोटल कैपिटल बताओ साथियों कितनी आ रही है अपनी, 60,000 रुपए आ रही। क्लियर है? तो देखिएगा यहां से यहां तक मैं आपको हिंट दे देता हूं। यहां से यहां तक तो है, ये तो पुराने साझेदारों की पूंजी है, और ये वाली है ये नई साझेदार की पूंजी है। तो यहां तक का टोटल अपना कितना हो गया, 40 + 20 टोटल कितना हो गया, 60,000। होना कितना चाहिए था, 80, हो कितना रहा है 60। अंतर कितना आया, 20,000 का। वो 20,000 बताओ किसकी गुडविल हो जाएगी, फर्म की ख्याति हो जाएगी। 20,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 20,000 रुपए किसकी ख्याति हो जाएगी साथियों, फर्म की ख्याति हो जाएगी, फर्म की गुडविल। यानी गुडविल ऑफ फर्म हो जाएगी वो 20,000। अब एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया। क्या प्रश्न था कि फर्म की ख्याति की गणना। दूसरा प्रश्न है सी के हिस्से की ख्याति की गणना कैसे निकलेगी। तो सिंपल प्रश्न है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप का प्रश्न हमें पिछली बार पेपर में पूछा गया था। ये फर्म की ख्याति आ गई, फर्म की ख्याति का मतलब तीनों की गुडविल आ गई। इसमें से सी का हिस्सा मुझे ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है सी के हिस्से की ख्याति, सी के हिस्से की ख्याति, सी के हिस्से की ख्याति कैसे निकलेगी, 20,000 इंटू सी का हिस्सा आपने अभी निकाला था 1/4 है, हिस्सा तो वही रहने वाला है 1/4, यानी इसकी हिस्से की ख्याति कितनी आ जाएगी 5,000। इसके हिस्से की ख्याति कितनी आ गई साथियों, 5,000 रुपए इसके हिस्से की ख्याति आ जाती। क्लियर है? तो इस टाइप का प्रश्न अपन को पेपर में पूछ सकते हैं। क्लियर है चीज? इसे बोलते हैं हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट, छिपी हुई ख्याति का कॉन्सेप्ट ये होता है। इसके बाद एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक मेथड और है, उसको करते ही अपनी गुडविल की वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट है। एक अपन बात करेंगे क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति की गणना, सॉरी क्रय प्रतिफल तो अपना हो गया, वार्षिक वृद्धि विधि की बात करेंगे, एन्युटी मेथड की बात करेंगे। हालांकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दे रखा, एनसीईआरटी की बेस्ड जो 12th के बच्चे हैं वो ध्यान रखें ये नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के लेवल की बात करूं तो आरबीएससी में है, इसलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दे रखा है तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वार्षिकी द्वारा या वार्षिक वृद्धि द्वारा ख्याति की गणना है, वार्षिकी विधि द्वारा। वार्षिकी विधि द्वारा वार्षिकी विधि द्वारा ख्याति की गणना, वार्षिकी विधि द्वारा ख्याति की गणना, यानी गुडविल की अपन वैल्यूएशन करेंगे एन्युटी मेथड से। इसे कौन से मेथड बोलते हैं अपन, वैल्यूएशन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड,
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड, ख्याति की गणना किस विधि से? वार्षिकी विधि से। ख्याति की गणना किस विधि से? वार्षिकी विधि से। तो देखिएगा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, पहले तो ख्याति की गणना का सूत्र मैं बता देता हूं इसमें क्या है। वार्षिकी का मतलब होता है आप किसी बिजनेस की वैल्यू को या किसी भी चीज की वैल्यू को वर्तमान की वैल्यू से एडजस्ट कर रहे हो। आज की जो रुपए की वैल्यू है उस वैल्यू पर उसे अगर आप लेके आ रहे हो तो उसे बोलते हैं एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। यहां गुडविल को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। यानी इस विधि में ख्याति ज्ञात करने का जो अपना सूत्र है, वो ख्याति ज्ञात करने का सूत्र होता है अधिलाभ अधिलाभ को गुणा करते हैं अपन वार्षिकी के वर्तमान मूल्य से, वार्षिकी के वर्तमान मूल्य से। और ये आप सबको पता है कि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य प्रश्न में अगर दिया हुआ मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो हमें गुणा करके निकालना पड़ेगा, टेबल से निकालना पड़ेगा, या इसका एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ग्रेड में अपन को कोई वो निकालना नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पूछ सकता है, तो फॉर्मूला अपन को ध्यान में रहना जरूरी है। इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वार्षिकी के वर्तमान मूल्य को अपन कैसे ज्ञात करें। वार्षिकी के वर्तमान मूल्य को ज्ञात करने का सूत्र है, वो भी मैं लिख देता हूं। वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, ये फॉर्मूला कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। फॉर्मूला इसका अपन क्या काम में लेंगे? 1 माइनस 100/100 प्लस आर बटा आर बटे 100, और इसके पावर में क्या है? एन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 1 माइनस 100/100 प्लस आर बटा में आर बटे 100, और ऊपर वाले के पावर में क्या है? एन है। ध्यान दीजिएगा ये जो एक माइनस है ये भी ऊपर वाले के ऊपर ही लागू होगा। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। क्या इसमें चीजें हैं वो चीजें मैं बता देता हूं। एक तो एन का मतलब होता है वर्षों की संख्या हमें दी गई हो। एन का मतलब वर्षों की संख्या। आर का मतलब है रेट है, दर दी हुई होगी ब्याज की। वो ब्याज की दर कितनी है वो चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, यानी सामान्य प्रत्याय या मैं ब्याज उसको बोल सकता हूं। आर जो कि स्मॉल है, मैंने बड़ा लिखा, ये गलत है। आर ये है। आर का मतलब क्या है? सामान्य प्रत्याय की दर। आर का मतलब क्या है? सामान्य प्रत्याय की दर। क्लियर? तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसी बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन हमें पढ़ना है। तो गुडविल की गणना के जितने भी महत्वपूर्ण मेथड थे वो सारे मेथड अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। गुडविल की गणना कौन कौन से विधि से की जा सकती है, ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन ने देखी साथियों। महत्वपूर्ण जो भी मेथड हैं वो सारे के सारे मेथड अपने डिस्कस कर लिए। 1 मिनट के लिए मैं रिवाइज कर देता हूं कौन कौन से मेथड अपने डिस्कस किए आज की क्लास में। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? एक तो अपन ने वार्षिकी वर्ती विधि से पढ़ा,
वार्षिकी विधि ये कहती है कि मुद्रा की वर्तमान वैल्यू से आप अधिलाभ को गुणा करके गुडविल की गणना कर सकते हो। तो यहाँ गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, वार्षिकी। यहाँ वार्षिकी के वर्तमान मूल्य को निकालने का सूत्र होता है 1 माइनस 100/100 प्लस आर, इसके पावर में एन, पूरे के बट्टा में आर बटा क्या है 100। एन का मतलब वर्षों की संख्या, आर का मतलब सामान्य प्रत्याय की दर, ये अपन ने पढ़ा। इससे पहले ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन को करने का बेस क्या था? उस क्वेश्चन को करने का बेस जो था वो हिडन गुडविल यानी छिपी हुई ख्याति की गणना का एक फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा। इसमें क्या करते हैं, हम नए साझेदार के प्रवेश पर गणना कर रहे हैं। तो नए साझेदार की पूंजी और उसके हिस्से के आधार पर, नए साझेदार की पूंजी और उसके हिस्से के आधार पर फर्म की अनुमानित पूंजी निकालते हैं। उस फर्म की अनुमानित पूंजी में से पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी प्लस नए साझेदार की पूंजी के योग को लेस करते हैं। समायोजन का मतलब क्या है? समायोजन का मतलब सीधा सा मतलब है साझेदारों के पूंजी खाते का अंतिम शेष। साझेदारों के पूंजी खाते का अंतिम शेष ही उनकी समायोजित पूंजी कहलाती है। कैसे निकालेंगे समायोजित पूंजी? तो समायोजित पूंजी निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया था, मैं फिर बता रहा हूं। उनके पूंजी खाते का प्रारंभिक शेष, इस शेष में आप अवितरित लाभों को जोड़ोगे, ऐसी हानियां जिनका अपलेखन नहीं किया हुआ अपलिखित की हुई हानियों को घटाओगे, जो बैलेंस बचेगा वो अपना क्या आ जाएगा, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी आ जाएगी। इस समायोजित पूंजी को नए साझेदारों की पूंजी में जोड़ेंगे तो सभी साझेदारों की पूंजी का योग आ जाएगा। इसे हम फर्म की अनुमानित पूंजी से लेस करेंगे तो अंतर की राशि हमारे पास किस रूप में आ जाएगी? फर्म की छिपी हुई ख्याति के रूप में आ जाएगी। इसमें अगर किसी पार्टनर का हिस्सा ज्ञात करना हो तो नई फर्म में उसका जो हिस्सा है उसे गुणा करके वो भी अपन निकाल ले सकते हैं। अच्छा, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये चीज निकालेंगे कैसे। तो निकालने का ये फॉर्मूला मैंने यहां रख रखा है। क्लियर है? तो ये चीज अपन ने आज की क्लास में पढ़ी। ये गुडविल का टोटल कॉन्सेप्ट था साथियों, ये गुडविल का टोटल कॉन्सेप्ट था जो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि गुडविल में हमने पढ़ क्या लिया, कहां से प्रश्न बन सकते हैं टोटल गुडविल के कॉन्सेप्ट में से। टोटल गुडविल के कॉन्सेप्ट में अपन ने गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ा। सबसे पहले वर्षों की क्रय विधि के आधार पर वर्षों के क्रय के दो बेस हैं और वो दोनों ही बेस एनसीईआरटी में गुडविल के मेथड दे रखे हैं। देखिएगा, एनसीईआरटी में गुडविल के मेथड जो दे रखे हैं वो एक तो दे रखे हैं अधिलाभों के आधार पर, एक दे रखे हैं औसत लाभों के आधार पर, और एक दे रखा है हिडन गुडविल छिपी हुई ख्याति के आधार पर। यानी चीज वही है, नाम पलट करके दे दिए तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम वो चीज भी याद रखनी है, यहां से वो चीज भी कवर हो जाएगी। वर्षों का आप क्रय करोगे तो वर्षों के क्रय के लिए आप कौन कौन से लाभों का आधार मानते हो? एक तो औसत लाभों को आधार मानते हो, जिसे मैं बोलूंगा औसत वास्तविक लाभ। दूसरा अपना आधार मानते हैं अधिलाभों को, और ख्याति ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर इन लाभों को अपन गुणा कर देते हैं, किससे गुणा कर देते हैं? क्रय वर्षों से। अगर इन लाभों को अपन क्रय वर्षों से गुणा कर देते हैं, इधर अधिलाभों को क्रय वर्षों से गुणा किया तो अपने पास क्या आ जाती है बताओ? गुडविल आ जाती है। महत्वपूर्ण बात क्या है? औसत लाभ तो हमें पता है, पीछे के जितने भी सालों के लाभ दे रखे हैं उन सालों के लाभों का योग लगाओ, उसमें उन वर्षों की संख्या का भाग दो, अपने पास औसत लाभ आ जाएंगे। अधिलाभ क्या है?
सुपर प्रॉफिट क्या है, इसके सूत्र को फटाफट रिवाइज कीजिएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, देखिएगा। सुपर प्रॉफिट जिसे अपन अधिलाभ कहते हैं, सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। अधिलाभ निकालने का क्या तरीका होता है, फॉर्मूला इसका अपन काम में लेते हैं। औसत औसत वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, इसका जो अंतर आएगा वही क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर वो है जो हमें औरों से सुपीरियर साबित करता है, औरों से एडवांस साबित करता है, यानी ये लाभ गुडविल के कारण होता है, सीधी सी बात ये। अच्छा, औसत वास्तविक लाभ मैंने बता दिया। सामान्य लाभ कैसे निकलेगा, सामान्य लाभ को अपन बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अपन कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय दर बटा 100। विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्याय दर बटा 100। विनियोजित पूंजी का मतलब जो पैसा लगाया वो हो ही गया। सामान्य प्रत्याय की दर, जो दर हमें दी जाती है उस दर को सामान्य प्रत्याय की दर कहा जाता है। भाग किसका लगाते हैं बताओ, भाग अपन लगाएंगे 100 का यानी 100 का। अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास सामान्य लाभ आ जाए। क्लियर, यहीं से दो चीजें निकल रही है। विनियोजित पूंजी मैंने आपको बता दी कैसे निकलती है, विनियोजित पूंजी निकालने का तरीका अपन ने देखा था। विनियोजित पूंजी निकालने का तरीका होता है, या तो प्रश्न में दी हुई होती है, या कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व। कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सामान्य प्रत्याय की दर क्या है, सामान्य प्रत्याय दर इसे अपन NRR बोलते हैं साथियों, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी एक बिजनेस किस रेट पर लाभ कमा रहा है वही क्या कहलाती है, NRR कहलाती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाती है। एक बिजनेस सामान्य अवस्था में किस दर से लाभ कमाता है वो दर ही क्या कहलाती है, NRR कहलाती है। अब NRR कैसे निकलेगी, NRR निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि नॉर्मल दी हुई है तो ठीक है, वरना NRR में दो चीजें शामिल होती है। एक तो ये पैसा अगर आप बैंक में जमा करवाते तो बैंक बताओ आपको ब्याज देता कि नहीं देता, उतना तो मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, बिजनेस हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो रिस्क उठाएं उसका कुछ ना कुछ एडवांस मिलना चाहिए। तो NRR में दो चीजें सम्मिलित होती है साथियों, एक तो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर, और दूसरी चीज होती है जोखिम तत्व। जितना जोखिम ज्यादा उतना लाभ ज्यादा, यानी इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क फैक्टर। इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क फैक्टर, इन दोनों का योग होता है, वही अपनी क्या होती है, NRR होती है। NRR का मतलब
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सामान्य प्रत्याय की दर। क्लियर है। इसके बाद एक मेथड अपन ने और पढ़ा था, वो कौन सी थी, लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति की गणना। लाभों के पूंजीकरण के आधार, तो ये मेथड अपन ने कल चर्चा में लिया ही था। इसमें भी दो बेस हैं, एक तो किसके आधार पर, औसत लाभों के, औसत लाभों के पूंजीकरण के आधार पर, और एक अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर। तो ये साथियों अपनी टोटल गुडविल कंप्लीट है। सारी गुडविल को अपन इस एक क्लास से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी की चर्चा जो अकाउंटिंग फॉर गुडविल है उसको अपन रखेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।